about chapter number 4, materials, metals and non-metals. In this chapter you will learn all the necessary important topics related to material, metal and non-metal, as well as you will understand in a very well way that what are the physical properties of metal and non-metal, what are the chemical properties of metal and non-metal, how they are similar, how they differ, what kind of product they form in chemical reactions. Okay. So, one by one topic we will cover. So, first topic is here atom. See student, atom is smallest particle of matter. मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम. अब मैटर क्या है? मैटर एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर कहलाती हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, जो कुछ भी है वो सब मैटर है. और ये सारा का सारा मैटर अगर हम इसके स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो है एटम. सो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot divided further by any physical means. So, we can say atom are the basic unit from which molecule and ions are formed. तो एटम आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, आयंस बनाते हैं एंड इन दैट वे मैटर फॉर्म होता है और दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. सो अल्टीमेटली द यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. ओके. फर्स्ट नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट. अब एलिमेंट क्या है उसको समझने के लिए, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयरन रॉड है. व्हाट आई हैव? आयरन रॉड. अब ये आयरन रॉड है तो इसमें बताइए कि ये किससे बना है? ये बना हुआ है आयरन से, है ना. अब ये बताइए क्या सिर्फ एक ही आयरन एटम ने इस पूरी रॉड को बनाया है? तो नहीं, इसमें बहुत सारे आयरन के एटम आपस में जुड़ गए हैं, है ना, और एक आयरन रॉड का फॉर्म किया है. ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल ले लें, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल में क्या एक ही एटम होता है एल्यूमिनियम का? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम आपस में जुड़ते हैं और फॉइल बनाते हैं जिसमें हम फूड रैप करते हैं, है ना. तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एल्यूमिनियम एटम ही प्रेजेंट हैं. अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयरन ही प्रेजेंट है. ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. तो एटम्स, एलिमेंट्स आर सब्सटेंस. एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें एक टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं. ये 3 टाइप के होते हैं. एलिमेंट आर 3 टाइप्स. कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट? एलिमेंट होते हैं 3 टाइप के. कौन कौन से वो टाइप हैं देखेंगे. एलिमेंट जो है वो 3 टाइप्स का है. पहला जो एलिमेंट हम जिसको कह रहे हैं मेटल, और दूसरा जो एलिमेंट है उसको हम कह रहे हैं नॉन मेटल, और इन दोनों की बीच की जो प्रॉपर्टी शो करेगा उसको बोलेंगे हम मेटेलॉइड. ये याद रखेंगे. ठीक है. अब ओवरऑल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, हमारे वर्ल्ड में? तो टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं. ये उसका पीरियोडिक टेबल है. उनको अरेंज करके एक टेबल बनाया गया है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. एंड दैट पीरियोडिक टेबल यू विल स्टडी इन क्लास 10th. अच्छा, तो ये टोटल 118 एलिमेंट हैं. अब इसमें हम ये देखेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं. तो मेटल्स ऐसे एटम होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं. से फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, मैंने इस पे लिख दिया सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. अच्छा, वन रिक्वेस्ट आई विल make here for you, that is you need to learn element from 1 to 20 in 8th class only. 8th में आपको 1 to 20 एलिमेंट को लर्न करना है. ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत फ़ायदे भी
पहुंचाएगा। अच्छा, अब आते हैं सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अभी इस पे चार्ज है 0, तो 0 का मतलब ये है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए ओवरऑल 0 हो गया। अब अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक माइनस कम हुआ तो इस पे एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, है ना। पहले मान लीजिए सपोज इसके पास 5 पॉजिटिव था और 5 नेगेटिव था तो 0 था। अब हमने क्या किया कि एक माइनस कर दिया नेगेटिव को, तो 5 पॉजिटिव बचा और 4 नेगेटिव बचा। अब इसको टोटल करेंगे तो 1 पॉजिटिव बचेगा ना। तो ऐसे सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस आयन के ऊपर, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। तो मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या करेंगे? जनरली दे टेक इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8 है, ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 माइनस गेन किया, तो 2 माइनस गेन करेगा तो 2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब होता है किसी भी एटम के ऊपर, तो वो जो आयन बनाता है उसको बोलते हैं हम एनायन। ये आपको याद रखना है, बहुत काम आने वाला है। अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो मेटल्स आर डिस्क्राइब एज केमिकल एलिमेंट दैट रेडिली लूज विल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव कैटायन, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। अराउंड 90 आउट ऑफ 118 एलिमेंट आर मेटल्स। अच्छा, अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल को डिस्क्राइब किया गया है कि दे आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाएंगी मेटल से फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट हैं, दीज डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये ना तो लस्ट्रस होंगे, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरली सॉफ्ट, राइट, ब्रिटल यू कैन से। तो ये सारे जो हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है। मेटेलॉइड क्या करेंगे? विच विल शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके एग्जाम्पल हैं, ये याद रखना, ये आ भी जाता है कई बार क्वेश्चन। नॉन मेटल के एग्जाम्पल में आप कार्बन, बोरॉन, सल्फर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें जो आपको ग्रीन वाला एरिया जो दिख रहा है, ग्रीन वाले एरिया के जो लेफ्ट साइड एलिमेंट हैं यहाँ पूरा, ये पूरा का पूरा जो है ज़्यादातर मेटल्स हैं, और ग्रीन वाले एरिया से जो इस तरफ दिख रहा है राइट हैंड साइड, ये पूरे के पूरे नॉन मेटल्स हैं। और जो ग्रीन वाला एरिया है इसमें आते हैं मेटेलॉइड्स, राइट, जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी मेटल या नॉन मेटल के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो मेटल को आप टच करेंगे जनरली हार्ड टू टच। लस्ट्रस मतलब होता है शाइन करना, तो मेटल क्या करती हैं? शाइन करती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्ट्रस। फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग। मेलिएबल मतलब क्या होता है कि इफ़ द मेटल हैव बीन बीटन दे चेंजेस इनटू सीट। जैसे टिन सीट आपने घरों में लगी हुई देखी होगी, तो metals are malleable. The property of metal by which they can be beaten into sheet is called malleability. Similarly ductility, ductility क्या होती है बच्चे? ductility मतलब होता है कि metal can be drawn into wires. So the property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility. तो metal की वो property जिससे हम उसके वायर बना सकते हैं उसको हम कहते हैं ductility.
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है रिंगिंग साउंड। तो व्हेन मेटल स्ट्रक्टेड हार्ड, जब मेटल को हम चोट पहुंचाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती जो कंटिन्यूएशन में रहती है, जैसे टन ऐसे आवाज़ आएगी, है ना। सो मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड ऑन हार्ड सरफेस। एंड ऑल्सो वी नो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक नोट है कि मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। ये कई बार पूछ लेते हैं, राइट। ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती हैं, इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। हमने यहाँ पढ़ा मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। अच्छा, मरकरी कहाँ यूज़ होता है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ करते हैं ना, थर्मोमीटर में। सो इन दिस वे वी कैन से these are the physical property of metals. Now physical property of non-metal. Non-metals are soft and dull, opposite to metals. Example देख सकते हो कोल और सल्फर। Non-metal generally brittle, अगर आप इनको हार्ड बीट करेंगे, जैसे हथौड़े से तोड़ेंगे तो ये पाउडर जैसे टूट जाएंगे। They break down into powdery mass on tapping with hammer. They are not sonorous, इनमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक्सेप्शन देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। एल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम कैन बी कट बाय यूजिंग नाइफ। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। दो ये मेटल हैं, इनको हार्ड होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। मरकरी जनरली मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये एक एक्सेप्शन है। लेड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, चूँकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, लेकिन लेड और मरकरी ऐसा है कि ये पुअर कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। मरकरी एक्सपांड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मरकरी क्या होता है, फैल जाता है, पारा बढ़ जाता है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर में। गैलियम एंड सीजियम हैव ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है बट हैज़ लस्टर, उसमें शाइन होते, आयोडीन क्रिस्टल जो है वो शाइन करता है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड एक नॉन मेटल है, कंडक्ट हीट, हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो दीज आर द एक्सेप्शन। इन पे क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन। कंपैरिजन स्टडी जब हम करते हैं तो हमारे लिए आसान होता है उसको याद रखना। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे कंडक्टिविटी, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा ग्रेफाइट का, जो कि एक एक्सेप्शन है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो पॉइंट है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से आपको याद रखना है वायर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी चेंजेस इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो हम देखते हैं मेटल एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर देखते हैं, है ना, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल नॉन मेटल के केस में क्या होगा, दे आर ब्रिटल, इफ यू स्ट्रक हार्ड दे कैन बी बीटन डाउन इनटू पाउडरी फॉर्म, दे डू नॉट ड्रॉन इनटू वायर। फिर आते हैं हार्डनेस, मेटल आर हार्ड, राइट। एक्सेप्शन देख लेंगे, सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कट विद द नाइफ। मोस्टली जो नॉन मेटल हैं दे आर सॉफ्ट, लेकिन डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है नॉन मेटल में जो हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ पे, राइट। फिर आते हैं लस्टर यानी साइन, तो जनरली मेटल डू साइन, मेटल गिव साइन, राइट, जैसे कॉपर, वेयर एज नॉन मेटल विल नॉट गिव साइन, दे आर डल। बट आयोडीन याद रखना, आयोडीन क्रिस्टल हैव लस्टर। फिर आते मेलिएबिलिटी, यानी मेटल की हम सीट भी बना सकते हैं। व्हेन मेटल बीटन हार्ड दे कैन बी चेंजेस इनटू थिन सीट, वेयर एज नॉन मेटल कैन नॉट बी चेंजेस इनटू सीट, राइट। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो मेटल जो है जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। गैलियम एंड मरकरी विच रिमेन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे गैलियम और मरकरी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ये एक्सेप्शन है।
ऐसे ही मोस्ट नॉन मेटल एग्जिस्ट ईदर इनटू द सॉलिड स्टेट और इन द गैसियस स्टेट, बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड। तो रिंगिंग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस बाय द मेटल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरस। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? मरकरी। मरकरी विल नॉट गिव द सोनोरस प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। On the other hand, non-metal are non-sonorous and do not produce any kind of ringing sound. Okay, so this is all about the physical property of metal and non-metal. Examples are there, you can just go through it. Thank you. Hello dear students, once again I welcome you all. In this video we will learn chemical properties of metals and non-metals. How metals and non-metals react with oxygen, water, acid and base. What happens when magnesium burn? What kind of substance is formed? What you observe when magnesium burn? What is the nature of sulfur dioxide? Why we cannot store pickles or sour substances in the copper vessels? All these questions you are going to answer in this video. So let's start. The first reaction is reaction with oxygen. So both metals and non-metals when burn in oxygen form their oxides. Oxides of metals are basic in nature while that of non-metal are generally acidic in nature. So जब भी ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी मेटल से तो ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, और अगर नॉन मेटल की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से तो भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। हाउ इट विल हैपन, लेट्स सी। वी विल टेक ए मेटल, सपोज वी हैव टेकन मैग्नीशियम। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? लेट्स सी दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर दिस इज द मैग्नीशियम बर्न, राइट? और व्हेन इट बर्न इट गिव्स डिजलिंग फ्लेम। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। जब भी मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो ये डिजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। आफ्टर दैट we will get white color S. ये जो white कलर की S है, this is magnesium oxide. What happened when magnesium reburn with oxygen? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, राइट? यही वो है जो वाइट कलर की S आप देख रहे हैं, वो यही है। अब ये बेसिक नेचर का होता है, ये कैसे बताएंगे? सी, when मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनेगा, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH अगर लग गया किसी मेटल के साथ तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक नेचर है। सिमिलरली जब सल्फ़र की ऑक्सीजन, सल्फ़र क्या है? एक नॉन मेटल है, तो सल्फ़र की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करते हैं तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला है, ठीक है? तो ये एसिड बनाया ना, इसलिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये क्या बन गया? ये नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके, here we will see when sulfur react with oxygen it gives sulfur dioxide which is acidic in nature. How sulfur react with oxygen? This is also one of the activity in your book. See, we should take improvised deflagrating spoon
इन दिस स्पून वी विल केप्ट सल्फर पाउडर, और सल्फर पाउडर व्हेन इट बर्न हम इसको जलाएंगे और इस तरह के टम्बलर के अंदर रख देंगे। जलने के बाद जो गैस निकलेगी वो टम्बलर से बाहर नहीं जाने देंगे और धीरे से हम इस स्पून को बाहर कर देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे ताकि जो गैस है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड से हमने वाटर को डिज़ोल्व कर दिया तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अब जो सल्फ्यूरस एसिड है वो किस नेचर का होता है ये हमें पता होना चाहिए। सल्फ्यूरस एसिड जो है वो किस नेचर का होता है, देखो आपने लिटमस पेपर टेस्ट कर रखा है। लिटमस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटमस आर देयर, ब्लू और रेड। अच्छा, आपने पढ़ रखा है जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। इसको सिंपली आप शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो, जैसे आप ABC पढ़ते हो ऐसे यहाँ पे आपको ABR याद रखना है। A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। सो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब आपने ये याद रखा है तो आपको BRB याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। So now you understand how oxygen react with metal as well as non-metal। जब ऑक्सीजन की रिएक्शन मेटल से होगी मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो बेसिक नेचर का होता है, और जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो एसिडिक नेचर का होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। Some metals react with water to produce metal hydroxide and hydrogen gas. Generally, non-metal do not react with water. तो जब वाटर से रिएक्शन होती है मेटल की तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है, जो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए व्हेन वी सोडियम रिएक्ट विद वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। हाउ दैट हैपन, लेट्स सी। जब सोडियम की रिएक्शन होती है वाटर से, सो दिस इज़ वेरी विग्रस रिएक्शन, बहुत रैपिड रिएक्शन होती है, बहुत तेज़ रिएक्शन होती है। दैट इज़ वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन द कैरोसिन, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, इनको एयर में हम ओपन नहीं रख सकते हैं, वाटर में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज वेन एवर दे हैव बीन एक्सपोज और कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर और वाटर दे स्प्लाश, दे एक्सप्लोड, मीन्स ये बर्न करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। क्या हुआ होगा यहाँ पे, सोडियम की रिएक्शन वाटर से की तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, बट द रिएक्शन इज़ वेरी एक्सप्लोसिव। दैट इज़ वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन कैरोसिन। Okay, let's go ahead. Reaction with acid. How metal react with acid? When metal react with acid produces salt and hydrogen gas. जब भी मेटल की रिएक्शन होगी एसिड से तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। से फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसका केमिकल इक्वेशन है। सोडियम की रिएक्शन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ here we can see another reaction of metal with acid. Here zinc is there and dilute sulfuric acid is there. तो जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं और ये बबल्स इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ पे सोप सॉल्यूशन से बाहर आते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। कई बार इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछते हैं, तो कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, विच इज़ ए कलरलेस गैस, विच इज़ ए ऑडरलेस, कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई स्मेल और कलर नहीं होता, ऑक्सीजन का भी कोई स्मेल और कलर नहीं होता, नाइट्रोजन का भी कोई स्मेल और कलर नहीं होता। सो हाउ यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज़ हाइड्रोजन गैस।
तो इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट ये होता है कि व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर बाय द गैस, जब हम कैंडल को गैस के पास लेके आते हैं तो पॉप साउंड निकलता है। पॉप साउंड कैसा होता है, जैसे आप ओपनर से किसी बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं तो वैसे ही एक पॉप साउंड जनरेट होता है, राइट। दिस विल प्रूव दैट दिस इज हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है देखिए, हम इसकी बात कर लेते हैं। जिंक की रिएक्शन हुई है सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट। व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनाया जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस जो कि एक गैस है। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अच्छा, इस पे क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं कि वाई वी कैन नॉट कैप्ट कर्ड और सॉर सब्सटेंस इन द कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल्स में हम ये सॉर सब्सटेंसेस को क्यों नहीं रख सकते हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कॉपर है और सॉर सब्सटेंस क्या कर, व्हाट दे कंटेन एसिड। तो कॉपर क्या है, कॉपर इज ए मेटल and sour substance contain acid. So when metal react with acid produces salt and hydrogen gas. तो यहाँ कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा। कॉपर सपोज यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सो दिस हाइड्रोजन गैस स्पॉइल द फूड कंटेन एसिड, राइट। तो फूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। इफ़ वी कंज्यूम दैट फूड वी विल फेस मैनी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड व्हाई वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम और कॉपर वेसल्स। लेट्स गो अहेड। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। जब बेस के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तो इसमें भी हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। बट जो सॉल्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो मेटल के साथ बेस की रिएक्शन में जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। तो जनरली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करके 8th क्लास में लिख देते हैं, लेकिन 10th में आपको ये रिएक्शन स्पेसिफाई करनी होती है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, ये इसका फॉर्मूला है NaOH, और जिंक एक मेटल है। तो मेटल की रिएक्शन हमने किससे करा दी, बेस से करा दी। देन सोडियम जिंकेट, दिस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड। ओके, one more important topic is there in your syllabus, that is reactivity series. What happen student, there are many metals and when we talk about the metals definitely their reactivity comes in mind कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ आयरन और सोडियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव कौन है, which will be more reactive in aluminium and iron, which will be more reactive in sodium and magnesium, then this reactivity series is going to very helpful for you, and it is helpful for you up to class 12th and moreover in further classes also. Please do revise. Okay, so we have arranged certain metals in the decreasing order of their reactivity. So the most reactive metal have been placed at the top and the least reactive metal have been placed at the bottom. Say यहाँ पे हमने मेटल्स को अरेंज किया है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हमने ऊपर रखा है और जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको हमने बॉटम में रखा है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पोटेशियम और सोडियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो डेफिनेटली पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। अगर हम कंपेयर करें कैल्शियम और लेड की तो कैल्शियम विल बी मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन और कॉपर में कौन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन और कॉपर में हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन दिस वे यू विल लर्न, you need to learn these metals. Now how you will learn? For that I have a small trick. See, this statement you need to learn
and when you learn this statement you will learn the complete reactivity series. Please stop calling me a zebra, instead learn how copper and mercury save gold. यहाँ पे जो फर्स्ट कैपिटल लेटर मैंने लिखे हैं और रेड से उनको हाईलाइट किया है, दे शो द मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज. से फॉर एग्जांपल प्लीज़ का जो P है दिस रिप्रेजेंट पोटेशियम, स्टॉप का जो S है दिस रिप्रेजेंट सोडियम, कैल्शियम का Ca रिप्रेजेंट, कॉलिंग का Ca रिप्रेजेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम Me, Mg, A for aluminium, Z for zinc. Similarly, like this, in all the case you can do it. And this is very easy trick how you will learn the reactivity series. Now the question is why we need to learn this reactivity series. The first thing is we should have an idea which metal is more reactive than other metal. Also it is very useful for displacement reaction. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो हम समझते हैं. से फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड ए और बी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है. अब जो फ्रेंड सी है वो ए से ज़्यादा पावरफुल है, सी इज़ मोर पावरफुल देन ए. तो ये क्या करेगा, ये से बोलेगा नाउ यू गेट आउट, आई विल सिट विद बी. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए और सी बन जाएगा, सी बैठ जाएंगे और बी और सी बैठ जाएंगे, है ना. यहाँ पे लिख देते हैं सी और बी बैठ जाएंगे और ए विल बी फ्री. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, सी डिस्प्लेसेस ए, सी ने ए को डिस्प्लेस किया. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द कंडीशन इज सी शुड बी मोर स्ट्रोंगर, है ना. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन here the definition is there, a more reactive element, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसको वो डिस्प्लेस कर देगा. से फॉर एग्जांपल जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करते हैं, अब देखिए यहाँ पे कॉपर है और जिंक है, दो मेटल है. अब आपको याद रखना है कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है. तो उसके लिए देखिए 8th स्टैंडर्ड तक जनरली 3 मेटल आपसे पूछ लेते हैं और उनके नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जन फे कू, ठीक है. जन फे कू में जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन जिंक से कम लेकिन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर जो है आयरन एंड जिंक दोनों से कम रिएक्टिव है. तो अब इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, देन इट डिस्प्लेस कॉपर, और कॉपर को जब डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर फ्री हो जाएगा, राइट. हेयर जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, सो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस इज केमिकल इक्वेशन. जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिएक्शन करता है और जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर विल बी फ्री. Similarly, here in this case iron when react with copper sulfate, तो iron copper से ज़्यादा reactive है ना. तो what will happen, iron will displace copper and form iron sulfate and copper will be free. This is its chemical equation. Now their color have been asked, तो color आपको याद रखना है. color क्या होता है, copper sulfate blue color, zinc sulfate is colorless, आयरन सल्फेट इस पेल ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर भी आप कह सकते हो, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हियर वी विल सी हाउ इट हैपन. सी दिस इज कॉपर सल्फेट, यहाँ पे ये जो है कॉपर सल्फेट है, इसका कलर क्या है, दिस इज ब्लू इन कलर. व्हेन वी डिप एन आयरन नेल इनटू कॉपर सल्फेट solution, after some time copper from the solution deposited into over the nail, right, and iron from the nail come in the contact of sulfate ion and forming iron sulfate. This is pale green color. Many times this activity have been asked in your exam. How it asks, elaborate an activity or describe an activity which show displacement reaction between iron and copper sulfate
और इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, what happened when iron nail dip into the copper sulfate solution, why it changed its color, which color have been formed, what is the name of compound which give pale green color, what is the color of copper sulfate. Many questions have been formed from this activity. So copper sulfate is blue color when iron nail is dipped into the copper sulfate. After some time iron sulfate which is pale green color is formed and copper will be deposited over iron nail. अच्छा, कॉपर जो मेटल है उसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन कलर की डिपॉजिटिंग आयरन नेल के ऊपर हमें देखने मिलेगी। कलर्स की बात की थी, कलर याद रखेंगे। देखिए जिंक सल्फेट इज कलरलेस, सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट इज ऑल्सो कलरलेस। कलर किसका मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ दो कंपाउंड का मिलेगा, आयरन सल्फेट पेल ग्रीन कलर और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ here summarized table is there, you can see this is a table. When metal react with oxygen forming metal oxide, when non-metal react with oxygen forming non-metal oxide. जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। सो दिस इज कंप्लीट रिवीजन ऑफ the reaction between metal and non-metal with oxygen. What happen with water? When metal react with water produces metal hydroxide which is a base and hydrogen gas will be produced. When non-metal react with oxygen there will be no reaction take place. Generally non-metals do not react with water. नेक्स्ट रिएक्शन हम समराइज कर लेते हैं। जब एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है then metal salt will be formed and hydrogen gas will be released. When non-metal react with acid, it gives complex type of reaction. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शॉर्ट में हमने यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। जब जिंक की रिएक्शन, when zinc react with copper sulfate which is blue in color, changes into colorless zinc sulfate and copper will be free. Similarly, when iron nail dip into the copper sulfate which is blue in color, changes into pale green color of iron sulfate. When zinc react with iron sulfate color is pale green color. There should be observation of colorless solution of zinc sulfate and iron will be free. When iron react with zinc sulfate, this question is very important because it is a tricky question. So when iron react with zinc sulfate, there should be no reaction. Why there should be no reaction? Because zinc is more reactive than iron, so iron will not going to displace zinc from zinc sulfate, that is why there should be no reaction. Okay, the last topic is application of metal and non-metal. See students, we are studying about the metals and non-metals, so we should know what are the use of metals and non-metal as well. जिंक इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जिंक कोटिंग कर देते हैं तो आयरन में रस्टिंग नहीं होती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ऑक्सीजन इज यूज फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन गैस इज यूज, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्लोरीन इज यूज, डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लासेस in different industry. So this is few uses of metals and non-metals. Hopefully you love this video and understand the concept. Thank you for watching. Hello dear students, once again I welcome you all. In this video we will see and solve the question answer of exercise of chapter number 4, materials, metals and non-metals. So the first question is, which of the following can be beaten into thin sheet? Right, beaten into thin sheet, what is the property of metal by which it can be beaten into thin sheet? That property is known as malleability. This is you have to remember. malleability मतलब कि मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को हम किस में चेंज करते हैं, सीट्स में चेंज करते हैं, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें मेटल कौन सी है। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है, बट जिंक इज ए मेटल, तो जिंक कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, नो। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नो। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये वाला स्टेटमेंट हम इसको सही कर लेते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी गलत होगा। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, अब डक्टाइल मतलब क्या होता है? डक्टाइल मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसके वायर बनाते हैं उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। व्हाट वी से? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी जो है वो कौन शो करेगा? वो मेटल शो करेगा। क्लियर? डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिप्स हैं। फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सी फास्फोरस इज टू टाइप, रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस, राइट। तो ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होती है, राइट। व्हेन इट केप्ट इन ओपन इट कैन बी रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग फास्फोरस ऑक्साइड। तो नॉन मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव इज फास्फोरस। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Iron is more reactive than copper. How you will identify? You need to learn reactivity series which I have shown in the previous video. For this instant, you can learn this thing by learning these three words. जनफेकू, जनफेकू को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जनफेकू, जिंक, आयरन एंड कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. Iron is more reactive than copper, but less reactive than zinc, and copper is less reactive than iron and zinc. So here we can say iron is more reactive than copper. This statement we can solve. Metal react with acid to produce hydrogen gas. अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कर दें। अगर हम यहाँ मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, यस इट इज ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, बिल्कुल नहीं कर सकता कॉपर जिंक को डिस्प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोल तो नॉन मेटल है, उसको हम वायर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, some properties are listed in the following table distinguish between metal and non metal on the basis of their property. appearance की बात करते हैं। appearance metal जो है वो shiny appearance देता है। so appearance metals have generally shiny appearance। अब shiny appearance को हम कहते हैं luster, so metal have lustrous property whereas non metals do not have shine, right, so they are non lustrous। हार्डनेस की बात करेंगे तो जनरली मेटल्स आर हार्ड, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। सोडियम पोटेशियम वेरी सॉफ्ट, ये एक्सेप्शन है, इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो बहुत हार्ड होता है। फिर है मेलिएबिलिटी, यानी कि मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट, सीट हम बना सकते हैं मेटल्स की, राइट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल और वी कैन से ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मीन्स जब उसको आप बीट करेंगे, राइट, जब आप उसको हथौड़े से बीट करेंगे तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन लाइक इन द पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज ब्रिटल। अच्छा, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो वी कैन से मेटल्स आर डक्टाइल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, वी कैन नॉट ड्रॉ द वायर फ्रॉम द नॉन मेटल्स। हीट की बात करते हैं तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉयल को हम यूज़ करते हैं फूड आइटम को रैप करने के लिए। व्हाट व्हाई वी यूज़ एल्यूमिनियम फॉयल? बिकॉज the property of metal by which they can be beaten into sheet is called malleability. Aluminium is a metal and aluminium foil are made exploiting this property. They kept food item warm and safe for contamination. तो एल्यूमिनियम फॉयल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो सेफ रखते हैं फूड को, ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहता है, एज वेल एज द फॉयल which show the malleability property of aluminium. लेकिन the right reason is it can be protected, it can protect the food from the atmospheric moisture or oxygen, right? So moisture and oxygen will not going to react with the food, and for longer time we can keep the food warm and safe. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड। इमर्जन रॉड यानी पानी गर्म करने के जो रॉड होते हैं वो मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। वो मेटेलिक सब्सटेंसेस के क्यों बनते होंगे? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो जनफेकू आपने याद रखा है, जनफेकू है ना। जनफेकू का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो जिंक है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है। तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, राइट। सो हेयर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। फिर है सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ड इन कैरोसिन। Why? Because sodium and potassium are highly reactive metals and when they have been exposed into air, जब ये expose होते हैं air में, they vigorously react और वो बहुत जल्दी से reaction करते हैं, they catch the fire, they do the explosion, that is why they have been kept in the kerosene. इसीलिए इनको केरोसिन में भी रखते हैं। वाटर में क्यों नहीं रख सकते हैं? Because with water also they do react vigorously. Okay, next question देखते हैं, can you store lemon pickle in aluminium utensil? देखिए lemon pickle is sour substance, sour substance contain acid, right? तो acid की reaction अगर हम एल्यूमिनियम यानी कि मेटल से करते हैं तो हमें पता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। सो इन दिस वे दिस हाइड्रोजन स्पॉइल द लेमन पिकल और दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने पहले दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंस आर गिवन इन कॉलम 1 and 2, सम यूजेस आर गिवन, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2। जैसे अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का हमको पता है कि इट इज़ यूज टू फॉर्म ज्वेलरी। आयरन का हमको पता है इट कैन बी यूज इन टू द मशीनरी। एल्यूमिनियम कैन बी यूज फॉर एल्यूमिनियम फॉयल फॉर रैपिंग द फूड, राइट। कॉपर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर और कार्बन इज यूज एज फ्यूल। तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट पे जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम डालते हैं तो कॉपर एज ए मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर की रिएक्शन यहाँ देखिए, कॉपर की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है तो कॉपर सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आयरन नेल प्लेज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपने पता है कि हमने अभी पढ़ा था जनफेकू, ठीक है। तो जनफेकू में हम देख रहे हैं कि आयरन नेल को हमने डिपॉजिट किया है, डिप किया है किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्मिंग आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बना लेगा, कॉपर को फ्री कर देगा, राइट। दिस इज एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन सल्फेट का कलर क्या होगा, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर होगा,
ठीक है। और ये कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की डिपॉजिटिंग हमें देखने मिलेगी। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, राइट, इस रिएक्शन में किस कलर का हो जाएगा? पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पे हम ये रिएक्शन देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, जब हमने आयरन नील डिप किया कॉपर सल्फेट में, देन इट फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज़ पेल ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in the test tube. How will she find the nature of the gas? Write down word equation for this. See, for detecting the type of gas, Saloni has to place a thumb over the tube, making sure that the test tube is upright. After this, she has to carefully pour a small amount of clear lime water into the tube. If the lime water will turn milky, the gas produces carbon dioxide. Burning charcoal will produce carbon dioxide as shown in the equation. इसको हम कैसे, सलोनी ने क्या किया है, चारकोल लिया है। चारकोल किसका बना होता है? कार्बन का। और इसने इसको बर्न किया है। देन आफ्टर बर्निंग चारकोल विच गैस इज इवॉल्व? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, राइट। यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में उसने कलेक्ट कर लिया है। क्या है ये? गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपन को क्या बताना है? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो नेचर ऑफ द गैस इज एसिडिक इन नेचर। कैसे पता करेंगे ये एसिडिक नेचर का है? बिकॉज चारकोल कंटेन कार्बन, कार्बन इज मेटल और नॉन मेटल, इट इज़ ए नॉन मेटल। जब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। इसका नेचर क्या होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये नेचर क्या है? तो क्या करेंगे, इस गैस को हम सबसे पहले नेचर अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वाटर को ऐड करने पे क्या होगा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा, किस में? रेड में चेंज कर देगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो गैस बना है उसका नेचर क्या है? एसिडिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है? राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन जो है इसकी वर्ड इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं। वर्ड में क्या रिएक्शन होगी? पहले लिखेंगे कार्बन, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस, react with water and carbonic acid will formed, right। और थर्ड रिएक्शन में क्या करेंगे? कार्बोनिक एसिड, राइट, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड। ये तीन रिएक्शन हम इसमें कंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ ज्वेलरी शॉप जाती हैं। हर मदर गिव ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। और गोल्ड स्मिथ को यानी सुनार को वो अपनी ज्वेलरी दे देते हैं कि पॉलिश करना है। ओके, देन नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द बैक ज्वेलरी दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो दूसरे दिन जब देखते हैं ज्वेलरी में तो उनकी ज्वेलरी में जो है वो थोड़ा सा वेट कम होता है। अब आप बताइए क्या रीज़न है? देखिए, दो पॉसिबल रीज़न है यहाँ पे। पहला रीज़न ये है कि जब ज्वेलरी है, ज्वेलरी असली है या नकली है, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी अवेलेबल है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। जो सुनार हैं, जो गोल्ड स्मिथ है, वो नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ज्वेलरी चेक करते हैं, राइट। अगर गोल्ड प्लेटेड है तो ऊपर की जो गोल्ड लेयर है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, गोल्ड लेयर डिज़ोल्व हो जाती है। इस तरह से जो ऊपर की लेयर डिज़ोल्व हो गई तो भी वेट लॉस हो गया, है ना, चेक करते हैं। तो दूसरा क्या होता है कि दूसरे केस में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है,
HCl और HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? इनके मिक्सचर को कहते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? याद रखिए, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में हम इस गोल्ड ज्वेलरी को डिप कर देते हैं, राइट। अब एक्वारेजिया क्या हो गया? इट इज़ ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो और ज्वेलरी किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है, राइट। तो गोल्ड ज्वेलरी की जब हम इसमें डिप करते हैं तो क्या होता है? जो सरफेस है, ज्वेलरी की सरफेस जो है, सरफेस ऑफ द मेटल विल डिज़ोल्व, वो डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें। इस तरह से क्या होगा? गोल्ड की जो ऊपर की सरफेस है वो डिज़ोल्व हो गई है, तो उसका वेट क्या होगा? कम हो जाएगा, राइट। इफ़ दे फाउंड they had pure gold jewelry, then they have been cheated by goldsmith in the case of polishing of gold jewelry. Pure gold do not react with any acid including nitric acid, but pure gold does react. प्योर गोल्ड जो है वो किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक्वारेजिया मैंने बताया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Goldsmiths who are not fair in dealing make use of aquaresia to wash the gold jewelry. In this cleaning process, a small amount of gold along with surface impurities, जो गोल्ड के ऊपर impurities होती हैं और गोल्ड जो है ऊपर का सरफेस का, if any, get dissolve in aquaresia, वो aquaresia के acid mixture solution में क्या होगा? dissolve हो जाएगा. And for polishing they use buffing machines. Gold jewelry soap polish is returned to customer which is less weight as part of already dissolved in aquaresia. The dissolved gold is extracted by them later. बाद में फिर वो एक्वारेजिया से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. So this is all about your exercise question and answer. Hopefully you understand in a very well way. Thank you for watching. God bless you.